स्क्रीन विजिबल है? जी जी, स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। मेरा नाम मुगीस अहमद है और मैं फैसलाबाद कैंपस का ही ग्रेजुएट हूँ। और मैंने अपना करियर सीमेंस से स्टार्ट किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहाँ पे मैंने उनकी डेवऑप्स और क्यूए टीम में काम किया था। और फिर कुछ अर्से के बाद मैंने साइबर सिक्योरिटी में स्विच किया और करंटली आई एम वर्किंग एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एट अ स्टार्टअप इन लाहौर। जो मेरा करंट जॉब रोल है वो मोस्टली फोकस्ड है वेब एप्लीकेशन और मोबाइल पेंटिंग पे। और उसके अलावा हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी ऑडिट्स और कुछ क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं कि वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं। तो अगर किसी ने मजीद मेरे बारे में देखा है तो वो इसके को स्कैन करके मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल से देख सकता है। तो अब हम सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सेशन के अंदर हम क्या वर्क करेंगे। क्योंकि हमारी majority ऑफ ऑडियंस जो है वो बिगिनर्स हैं, तो मेरी कोशिश ये थी कि ये सेशन बहुत बेसिक रहे और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर बिल्ड करके तो हम चलें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एडब्ल्यूएस के आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ऑथेंटिकेशन मेथड्स कौन से होते हैं। और उसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एडब्ल्यूएस है वो आईएएम है, जिसमें हमारी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होती है। तो उस पे मैं हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसमें अगर किसी के क्वेश्चन होंगे तो वो मैं उनका आंसर करूंगा। और उसके बाद फिर कुछ कॉमन सर्विसेज हैं एडब्ल्यूएस की, ऐसे EC2 इंस्टेंसेस हैं, S3 बकेट्स हैं, RDS हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इन सर्विसेज का थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये सर्विसेज हैं किस लिए, ये काम किस तरह करती हैं। और फिर क्योंकि हमारा सिक्योरिटी पे फोकस होगा तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि किस तरह वल्नरेबल होती है और हम इन्हें सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम मुगीज करेंगे। भाई सॉरी टू, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। एक मिनट। अब सही आ रही है आवाज? यस। जी अब ठीक है। अच्छा, कहाँ से मेरी आवाज कटना शुरू हुई मुझे बता दो, मैं दोबारा वहां से कंटिन्यू कर देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट से ही कर लेगा यहीं से। अच्छा, तो मैं यही बता रहा था कि सबसे पहले हम लोग AWS के बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, ऑथेंटिकेशन मेथड्स देखेंगे। और उसके बाद IAM जो है इसके ऊपर हम काफ़ी फोकस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो उसके बाद जब हम सिक्योरिटी वाली टेस्टिंग की साइड पे जाएंगे तो आप लोगों को उसकी भी समझ नहीं आएगी। तो IAM एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोग के उनके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद जब हम बेसिक्स कवर कर लेंगे फिर हम सिक्योरिटी ऑडिटिंग की साइड पे आएंगे। तो सिक्योरिटी ऑडिटिंग में आपको मैं वो मेथोडोलॉजी बताऊंगा जो कि नॉर्मली कंपनीज फॉलो करती हैं। और हम लोग भी जब अपने क्लाइंट्स के AWS के ऑडिट्स करते हैं तो हम ये फॉलो करते हैं। और उसके बाद फिर ज़रा हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा जिसमें हम रेड टीमिंग के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेरी कोशिश ये थी कि मैं बहुत सिंपल सा एक आर्किटेक्चर बना के उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खुद ही छोटा सा डेवलप किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आप लोगों को वो बताता जाऊंगा। इसके अंदर कुछ वेब सिक्योरिटी का भी पार्ट होगा बिल्कुल स्टार्ट में। तो अगर किसी को समझ ना भी आए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन क्योंकि हमारा इस सेशन का मेन फोकस AWS है तो मैं वेब सिक्योरिटी की डिटेल में नहीं जाऊंगा। है उसके बाद रेड टीमिंग में हम इनिशियल एक्सेस वेक्टर्स और इनोमिनेशन को देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा। जो पॉन्ड लैब्स एक इन्वायरमेंट है, सॉरी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी की लैब्स होती हैं। तो उनकी हम कुछ लैब्स के वॉक थ्रूज को रिव्यू करेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे कि उसमें डिफरेंट सिनेरियोज की हम इन्वायरमेंट्स पे सॉरी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पे हम काम करे होंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लगी होती हैं, किस तरह हम उन्हें बाईपास कर सकते हैं और किस किस तरह की सर्विसेज होती हैं और किस तरह डेवलपर्स की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं हम उनका फ़ायदा उठा के उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या उनका प्राइवेट डाटा ले सकते हैं।
और इन दी एंड फिर हम उसके बाद कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, और कुछ आप लोगों को मैं टूल्स दिखाऊंगा जो कि मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि आपका जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसमें कोई भी इश्यूज़ हो तो आप लोगों के पास अलर्ट्स आ जाएं और आप लोग उसको पैच कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम AWS के आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर पहले मैं आप लोगों को स्लाइड से थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको AWS के कंसोल पे जाके एक दफ़ा सारा दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो AWS का आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल है। इस पे सबसे ऊपर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसको जो कंट्रोल कर रहा होता है वो AWS का आपका रूट अकाउंट होता है। तो रूट अकाउंट सिर्फ एक ही हो सकता है, और इसके पास आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। वो इसके अंदर यूजर्स ऐड कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है, वो इसके अंदर सर्विसेज यूज़ कर सकता है, उस पे उसके ऊपर अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। और उसके बाद क्योंकि कुछ कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स आप इस तरह कह लें, लेट से एक कंपनी है और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। तो प्रोडक्ट ए, लेट से उनके 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, बी और सी। तो बजाय इसके कि वो एक ही एनवायरनमेंट के अंदर सारे अपने प्रोडक्ट्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो बना लें, वो क्या करते हैं कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उस लेट से प्रोडक्ट ए के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाया और उसके अंदर उसके सारे एसेट्स हैं और उसके सारे एम्प्लॉयज एडेड हैं। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स के लिए बना लिया। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है AWS का। इसके बाद जब हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं AWS के अंदर, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। सबसे जो सिंपल और कॉमन मेथड है वो आपके पास IAM यूजर नेम और पासवर्ड है। इसमें जैसे लेट से मैंने एक AWS का अकाउंट बनाया और मैंने उसके अंदर डिफरेंट यूजर्स ऐड कर दिए। तो अब वो यूजर जो हैं उनके यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वो AWS के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, अगर उनको वो परमिशन है, और उसके बाद वो वहाँ से हमारे उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद AWS CLI आता है। तो CLI हमारा जो कमांड लाइन इंटरफेस है, इसके इसमें हम AWS का जो कमांड लाइन टूल है हम वो यूज़ करते हैं, और इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए हम ये 3 चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे: एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की और टोकन। अब ये किस तरह जनरेट करते हैं और इन्हें किस तरह यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको इसके बाद दिखा देता हूँ। और सबसे एंड पे SSO क्रेडेंशियल आ जाते हैं। इसके अंदर आपके डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें SAML ऑथेंटिकेशन आ जाती है या OIDC आ जाती है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा सेशन के स्कोप से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि OIDC क्रेडेंशियल्स की एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं। लेट्स से मैंने गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाई, मैंने उसमें अपना कोड रखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं CI/CD पाइपलाइन लिखूँ जिसके थ्रू मैं AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना कोड डिप्लॉय कर सकूँ। तो उसके लिए मैं OIDC यूज़ करूँगा। मैं गिटहब में अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं AWS में अपनी गिटहब ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर दूंगा। तो उसके बाद से मैं और उसको कुछ OIDC रोल को कुछ परमिशंस दे दूंगा, तो जिसके बाद से मैं गिटहब की जो CI/CD पाइपलाइन है उसके थ्रू डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ। खैर ये अभी हमारे सेशन का पार्ट नहीं है, इसे हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम चले जाते हैं AWS के ऑथेंटिकेशन मेथड्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखा दूंगा कि IAM यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप लोग किस तरह कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। वो मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद हम CLI पे आते हैं। ओके, सो ये हमारा AWS का लॉगिन पेज है। अगर तो आप एक रूट यूज़र हैं तो हम उसका जो लॉगिन होगा वो हम इस तरह करेंगे। एज ए रूट यूज़र यहाँ पे हमें सिर्फ ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद पासवर्ड। लेकिन जब हम एक IAM यूज़र की बात करते हैं जो कि नॉन रूट यूज़र होता है, उसके लिए हमें एक अकाउंट ID भी रिक्वायर्ड होती है, और वो अकाउंट ID जब हम यूज़र जनरेट करते हैं तो उस टाइम पे आ जाती है। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये हमारा एक सिक्योरिटी ऑडिटर का अकाउंट है और ये उसके क्रेडेंशियल्स हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास नंबर आ रहा है ये हमारी अकाउंट आईडी है और ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सीधा ही दिखा दिया,
तो इस यूज़र के पास कोई इतने ख़ास प्रिविलेजेस नहीं है, तो अगर कोई इस पे एक्सेस कर भी लेता है तो मुझे कोई इतना ख़ास इशू है नहीं। ठीक है, तो ये वाला तो सिंपल मेथड था, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी। इसके बाद हम आते हैं AWS CLI के ऊपर। तो जब जब भी हम AWS CLI की बात करते हैं, तो उस पे हम लॉगिन का मेथड ये होता है कि हम AWS कॉन्फ़िगर का कमांड रन करते हैं। और इसमें ये मैं प्रोफाइल इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे लॉगिन करने हैं, तो उसके हिसाब से लेट्स से मेरे पास एक सिक्योरिटी ऑडिटर का अकाउंट है, एक डेवऑप्स इंजीनियर का अकाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि मैं बार बार मुझे लॉगिन करना पड़े, मैं इसमें एक प्रोफाइल बना दूंगा। तो उससे होगा क्या कि जब भी मैं अपने कमांड के कोई भी कमांड लिख के उसके आगे अपनी प्रोफाइल और उसका नाम मेंशन करूंगा, तो वो उस प्रोफाइल के जो टोकन्स होंगे जो उन्हें ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करेगा। सो मैंने सिक्योरिटी ऑडिटर का एक पहले से ही बनाया है, हम उसको देख लेते हैं। तो लेट्स से अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपके पास मेरी स्क्रीन विजिबल है या इसको जूम इन कर लूँ मैं थोड़ा सा? जूम इन कर लेंगे। अब ठीक है? जी अब ठीक है। ठीक, तो इसमें मैं प्रोफाइल बना लेता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको सिक्योरिटी ऑडिटर का एक अकाउंट दिखाया था, तो अभी हम उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले उसकी एक्सेस की आ जाएगी, और वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरेट किस तरह होती है। यहाँ पे हम उसकी एक्सेस की डालेंगे और सीक्रेट एक्सेस की डालेंगे। उसके बाद हम रीजन सिलेक्ट करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि AWS के रिसोर्सेज आपको रीजन्स के हिसाब से नज़र आ रहे होते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, तो ये मेरा AWS का अकाउंट है और मैं इसके यहाँ पे चला जाता हूँ। सो ये उसका यूजर इंटरफेस है। तो अगर मैं हम लेट्स से हम अभी फिलहाल EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर चले जाते हैं, तो हमारे जो EC2 इंस्टेंसेस हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे हमें विजिबल है कि वल्नरेबल EC2 मैंने इसका नाम रखा है और ये हमारा इंस्टेंस है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये AWS का रीजन है। अभी फिलहाल जो मैंने इंस्टेंस बनाया हुआ है वो मैंने AWS के जो मुंबई वाला रीजन है उसके ऊपर बनाया हुआ है। अगर मैं इस रीजन को चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं इसको वर्जीनिया कर देता हूँ, तो वो हमें यही शो करेगा कि हमारे पास कोई भी इंस्टेंसेस नहीं है। तो जब भी आप लोग CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो रीजन नेम है वो करेक्ट है। अदरवाइज अगर आपके रिसोर्सेज होंगे, तो क्योंकि आपका रीजन नेम गलत है, तो वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये एक्सेस कीज और जनरेट किस तरह होती हैं। तो हम AWS कंसोल पे जाके हम इसके IAM में जाएंगे। तो IAM का पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि IAM का फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM के थ्रू हम जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट यूजर्स और मतलब डिफरेंट यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं, और हम डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। लेट्स से मेरी एक डेवलपमेंट टीम है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें पूरे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सेस ना हो, उन्हें सिर्फ दो चीज़ों पे एक्सेस हो। लेट्स से EC2 के ऊपर एक्सेस हो और डेटाबेस के ऊपर एक्सेस हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं IAM के अंदर एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप को परमिशन दे दूंगा EC2 और हमारी डेटाबेस के ऊपर, और उसके अंदर उन सारे यूजर्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं रोल्स पे। अब AWS के केस में रोल्स क्या हैं कि लेट्स से मेरा एक यूज़र था, लेट्स से मेरा एक EC2 इंस्टेंस है और उसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है। अब वो वेबसाइट आपकी डेटाबेस भी यूज़ कर रही है और वो S3 बकेट्स के ऊपर भी कुछ डाटा लेके जा रही है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक रोल बनाऊँगा जिसको मैं परमिशंस दे दूँगा कि वो RDS पे भी उनकी फुल एक्सेस हो और S3 बकेट के ऊपर भी फुल एक्सेस हो। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो ये रोल होगा, ये मैं अपने EC2 इंस्टेंस को असाइन कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि EC2 इंस्टेंस जब भी इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करेगा, वो इजीली इनसे डाटा फेच कर सकता है। ठीक है, और IAM के अंदर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉलिसी। अब इसमें डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ हो सकती हैं। इसमें कुछ AWS की बिल्ट इन पॉलिसीज़ हैं जिसमें उन्होंने खुद ही कॉन्फ़िगरेशन की होती है। लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊं S3 बकेट की एक पॉलिसी,
तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके पास परमिशन है S3 के ऊपर और ये फुल एक्सेस है। इसका मतलब ये है कि ये S3 बकेट्स हैं, उनके ऊपर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और उसके अलावा भी अगर उसने कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो वो कर सकता है। तो हम पहले पॉलिसी बनाते हैं। अगर मैं आपको एक सही मतलब एक पूरा मेथड बताऊँ। सबसे पहले हम पॉलिसी बनाएँगे, उसके बाद हम वो एक रोल को असाइन कर देंगे और उसके बाद हम किसी भी यूज़र या एसेट को वो रिसोर्स को वो रोल असाइन कर देंगे। उसके अलावा कुछ इनलाइन पॉलिसीज़ भी होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह पूरा काम करें। हम यूज़र में जाके तो हम उसके पॉलिसी एडिटर में जाके हम मैन्युअली भी पॉलिसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं इसे EC2 की परमिशंस देना चाहता हूँ कि ये सारे EC2 इंस्टेंसेस को एक्सेस कर सके, तो मैं यहाँ पे वो पॉलिसी पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद वो जो यूज़र होगा वो इन्हें एक्सेस कर सकेगा। तो ये IAM का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगर इसमें किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें। आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले अरहम का क्वेश्चन है कि हम ये पॉलिसीज़ क्यों बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। अभी लेट्स से मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस था। अभी मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस था। अब मैं वैसे तो मैंने थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, लेकिन अब आपने क्वेश्चन किया तो मैं पहले कर लेता हूँ। ये वो EC2, मैं अब उस EC2 पे एक्सेस ले सकता हूँ। ये मैंने उस EC2 के ऊपर एक्सेस लिए। अब मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ कि मैं S3 बकेट को एक्सेस कर सकूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मुझे S3 बकेट्स लिस्ट हो रही हैं। ठीक है, लेट्स से मैं ये रिमूव कर देता हूँ इसके ऊपर से। अब कि ये मैं इन्हें एक्सेस इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये इसको मैंने IAM रोल असाइन किया हुआ है EC2 RDS का। अगर हम इस रोल को थोड़ा सा रिव्यू करें तो इस रूल के ऊपर हमने ये परमिशन पॉलिसी सेट की हुई है कि ये RDS और S3 के ऊपर फुल एक्सेस ले सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने इसे ये एक्सेस ना दी होती, ये परमिशंस ना दी होती तो क्या होता। हम इसको एडिट करते हैं और मैं इसका IAM रोल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर से IAM रोल रिमूव कर दिया। अगर मैं अब सेम कमांड रन करता हूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है कि मेरे AWS के क्रेडेंशियल्स है ही नहीं। हालांकि अभी जब हमने IAM रोल असाइन किया हुआ था तो S3 बकेट्स को एक्सेस कर पा रहा था। तो AWS के अंदर आपके जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो एक दूसरे को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उनके पास उन्हें एक्सेस करने की परमिशंस ना हो। और वो परमिशन देने के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं और वो फिर या तो हम डायरेक्ट यूज़र को इनलाइन पॉलिसीज़ के थ्रू असाइन कर देते हैं या फिर हम वो एक रोल बना के हम वो रोल असाइन कर देते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका। एक क्लाउड सिक्योरिटी का ऑफेंसिव और डिफेंसिव का बता दें। अच्छा, क्लाउड सिक्योर ये देखो, सिक्योरिटी जो है ना वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि क्लाउड सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ ऑफेंसिव की डोमेन में आती है। साइबर सिक्योरिटी में दो डोमेन हैं, ठीक है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। अब दोनों टीम्स का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है।
आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने होंगे। लेट्स से अगर मैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर काम कर रहा हूँ और मैं किसी के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को पेन टेस्ट कर रहा हूँ या उसका ऑडिट कर रहा हूँ, तो मेरा ये फोकस होगा कि मैं उसके ऊपर जितनी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता हूँ मैं ढूंढूँ, जितने मैं इश्यूज ढूंढ सकता हूँ ढूंढूँ। तो उसके बाद जब हम मैं वो सारी एक फिगर आउट कर लूँगा कि इसमें ये इश्यूज़ है, तो उन्हें अल्टीमेटली जो हमारा क्लाइंट होगा उसकी जो डिफेंसिव सिक्योरिटी की टीम होगी वो उन्हें मिटिगेट कर रही होगी। और सिर्फ उन इश्यूज़ को फिक्स करने तक ही काम नहीं रहता, उसके बाद वो रेगुलरली आपके एडब्ल्यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। उसके अंदर रेगुलरली चेक कर रहे होते हैं कि उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे या कोई अटैक तो नहीं डिटेक्ट हुआ। और अक्सर कुछ क्लाइंट्स हैं वो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे थे, तो अब उसके लिए कुछ कंप्लायंस का भी काम होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, तो वो उसमें भी काम कर देते हैं। तो मतलब क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि आप क्लाउड सिक्योरिटी में ऑफेंसिव साइड पे भी काम कर सकते हो और डिफेंसिव में भी। ठीक है, उसके बाद और कौन क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ एडब्ल्यूएस। अच्छा, ठीक है। एडब्ल्यूएस हमारे पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। लेट्स से आपकी एक कंपनी है और आप अपने कुछ वेबसाइट्स वगैरह डिप्लॉय करना चाह रहे हो। ये मैं मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके इसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपकी वेबसाइट्स हैं मल्टीपल और आपने काफ़ी सारा अपना डाटा स्टोर करना है। तो ना अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये है कि आप पहले सारा हार्डवेयर लोगे, आप उसको सेटअप करोगे, आप उसके लिए एक आईटी इंजीनियर हायर करोगे, वो सबको मेंटेन कर रहा होगा। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर अपना सारा सेटअप करोगे, वेबसाइट्स को डिप्लॉय करोगे, फिर उसकी सिक्योरिटी पे फोकस करोगे कि कहीं से वल्नरेबल तो नहीं है। मतलब ना वो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर उसके बाद लेट से अब आप बैकअप रखना चाहते हो। लेट से आप कहते हो कि अभी फ़िलहाल मेरे सर्वर्स पाकिस्तान में डिप्लॉयड है, लेकिन ना मैं अपना एक बैकअप भी रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेट से दुबई में मेरा एक सर्वर हो, ताकि अगर पाकिस्तान में कोई इशू भी होता है, वो सर्वर डाउन भी होता है, तो मेरे पास एक बैकअप सर्वर अवेलेबल है। तो उसके लिए फिर आपको उधर जाके किसी की मतलब अपना पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो मतलब इस सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्लाउड में क्या होता है कि हमें वो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे ये अभी जो EC2 इंस्टेंस होता है, ये आपकी एक वर्चुअल मशीन होती है जो जिसका आपके पास हार्डवेयर पे एक्सेस नहीं होती, लेकिन आप उसके ऊपर रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, जिस तरह मैंने अभी की थी SSH के थ्रू। तो और इसी तरह इनकी एक सर्विस होती है S3 बकेट। अब S3 बकेट क्या होती है, वो मेनली आपका डाटा स्टोर करने के लिए होती है। S3 बकेट के अंदर आप डिफरेंट टाइप का अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर आप अपने लॉग सेव कर सकते हो, इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट्स की कुछ फाइल सेव कर सकते हो। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। लेट्स से मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि HR पोर्टल है और उस पर लोग अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो वो उसके ऊपर अपना डाटा तो डालेगा, लेकिन वो एंड पे रेज्यूमे भी अपलोड करेगा। अब वो एक PDF फाइल है, अब हम उसको डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर तो नहीं ना रख सकते। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम S3 बकेट यूज़ कर लेते हैं। अब S3 बकेट में क्या होगा कि लेट्स से मैं एक एप्लीकेंट हूँ, मैं उस वेबसाइट पे आया, मैंने अपना रेज्यूमे अपलोड किया, तो क्या होगा, वो रेज्यूमे आप S3 बकेट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो मेरा वेबसाइट का सर्वर है उसके ऊपर मुझे स्टोरेज के इश्यूज नहीं होंगे और उसके ऊपर लोड नहीं होगा। मेरा जो सारा डाटा है वो S3 बकेट के ऊपर स्टोर होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास RDS आ जाती है, एक सर्विस। अब आप लोगों ने डेटाबेसेस पढ़ी होंगी, तो अब आप लोग जब भी लेट से आपने यूनिवर्सिटी में जब डेटाबेस का कोर्स पढ़ा था, तो आपने डेटाबेसेस लोकली अपने सिस्टम के ऊपर सेट की थी। लेकिन जब आप प्रोडक्शन ग्रेड वेबसाइट्स की बात कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है, तो आप एक सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कभी कभी आपको उसे स्केलिंग करके आपको उसके डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ता है। तो बजाय ये चीज़ें मैनुअली करने से बचने के लिए हम लोग AWS की RDS की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो RDS की सर्विस में क्या होता है कि आप एक डेटाबेस बना लेते हो जो कि AWS मैनेज कर रहा होता है, बजाय इसके कि आप उसे लोकली मैनेज करो और उसके बाद सारी चीज़ें देखते रहो। आप उसको AWS पे डिप्लॉय कर देते हैं, AWS की RDS सर्विस यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं। और अगर आपने वो डेटाबेस सेट यूज़ करनी हो तो उसके लिए आप ये उसका एंड पॉइंट है, आप इसके थ्रू उसे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
अभी मैं ये वाला भी आपको करके दिखा दूँगा, लेकिन उससे पहले अभी बाकी चीज़ें कवर कर लें। तो खैर बताने का मकसद ये था कि एडब्ल्यूएस जो है वो आपका क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको डिफरेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, ताकि बजाए इसके कि आप अपना हार्डवेयर लेके अपनी एक टीम हायर करके आप वो सारा कुछ खुद कर रहे हो, आप एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ लेते हैं और वो लोग ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ठीक है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, हाउ टू इनुमरेट आईएम क्रेडेंशियल्स। अभी हम इस पे आगे जाके डिस्कस करेंगे, जब रेटिंग वाला पार्ट है। Does the policy basically mean to limit the user access? पॉलिसी का मतलब ये है कि हम आप ऐसे कह लो कि हम उसके थ्रू यूज़र की परमिशंस डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो। ऑथेंटिकेशन कौन सा यूज़ होगा? कर्बरोस बेस्ड? नहीं, कर्बरोस प्रोटोकॉल का यहाँ से ताल्लुक नहीं है। ये मतलब सिंपल आर्किटेक्चर है कि आपका एक टोकन है, एक्सेस टोकन, आप उसके थ्रू एक्सेस कर लोगे। उसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन हो? अच्छा, S3 का बकेट का डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? वो AWS के सर्वर्स पे ही हो रहा है। आपने बस अगर उसे एक्सेस करना है तो आप सिंपली ये AWS के कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे S3 सर्च करेंगे और उसके ऊपर सारा डाटा आ जाएगा। मतलब अगर आपके वेबसाइट के थ्रू भी सारा डाटा अपलोड हो रहा है और आपके पास परमिशन है S3 बकेट को रीड करने की, तो आप उसके ऊपर डाटा, यहाँ पे डाटा रीड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड फाइल करता हूँ, मैं डाउनलोड्स में होता हूँ और उसके बाद मैं फिर से मैं अपना रेज्यूमे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरा रेज्यूमे अपलोड हो गया और अब जो इस बकेट के ऊपर सेव रहेगा, तो मैं इसे कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है? इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन हो? कैन वी मेक एन RDP फ्री? अच्छा, अभी जो मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया था ना, और मैं उसके ऊपर SSH के थ्रू एक्सेस कर रहा था, राइट? तो मैं यहाँ पे RDP भी सेटअप कर सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ। तो मैं, अब ये मेरी लिनक्स की मशीन है, इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट SSH कॉन्फ़िगर हुआ होता है सिर्फ, जो AWS की साइट से आता है। और मैं उस पे RDP कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए विंडोज़ की मशीन बनानी पड़ेगी। क्या है, क्योंकि हमारा जो लिनक्स का सर्वर है वो उसका यूआई नहीं है यहाँ पे। ठीक, जो उबंटू सर्वर होता है इसका यूआई नहीं होता, तो इस पे हम आरडीपी नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर हम एसएसएच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं विंडोज़ की मशीन बनाता हूँ तो इस पे मैं आरडीपी कर सकता हूँ। तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करें। और आई थिंक इसके अलावा बकेट की कोई डिफ़ॉल्ट लिमिट होती है? बकेट की लिमिट होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो, मतलब मैंने उसको इतनी डिटेल में नहीं देखा, बाकी मैक्सिमम कितनी लिमिट होगी उसकी। अच्छा बुगीज भाई, लोकली इसको चला सकते हैं? AWS को डिप्लॉय किया जा सकता है? क्या चीज़ डिप्लॉय की जा सकती है? AWS की सर्विसेज और एज अ लाइक AWS। नहीं, देखो, हार्डवेयर हमेशा AWS का ही रहेगा। आपके पास सिर्फ ये चॉइस है कि अगर आपने AWS को यूज़ करना है तो या तो आप ये वेब यूआई के थ्रू यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप उसे AWS CLI के थ्रू यूज़ कर सकते हो। मतलब AWS CLI के थ्रू आपने, अगर लेट्स से आप कोई EC2 इंस्टेंस बनाना चाहते हो और आपके पास अभी वेब यूआई का एक्सेस नहीं है, तो आप ये AWS के कमांड लाइन टूल के थ्रू भी EC2 इंस्टेंस बना सकते हो। अच्छा, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट टू यूज़? ये आपकी ना रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। लेट्स से मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जो सिंपल पाइथन पे बनी हुई है, तो मैं उसके लिए प्रेफर करूँगा कि मैं ubuntu यूज़ कर लूँ। उसका फ़ायदा क्या है, जो विंडोज़ की मशीन है ना वो आपको कॉस्ट में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो मैं विंडोज़ की यूज़ करूँ जब मेरे पास एक उसे मतलब चीप ऑप्शन है और मुझे मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर उसके लिए लिनक्स यूज़ करूँगा। लेट्स से अब मेरी कोई .NET की एप्लीकेशन है,
तो मैं चाहता हूँ कि यार ये विंडोज़ पे ही मैं चलाऊँ तो बेहतर रहेगा, तो मैं उसके लिए फिर EC2 पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लेता हूँ। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, इसकी ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आपकी जब भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें आप लोग कॉस्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि कंपनीज़ के बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, अगर वो कॉस्ट का ध्यान नहीं रखेंगी तो उनका बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। वो उन्हें अपना मतलब लोकल सेटअप से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, अगर वो उसे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते अपने फाइनेंसेस को। तो ये हमारे AWS के बेसिक्स कवर हो गए, जिसमें हमने देख लिया कि हम IAM यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू किस तरह लॉगिन कर सकते हैं और CLI के थ्रू किस तरह करते हैं। अच्छा, CLI में एक चीज़ रह गई थी जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो ये थी कि इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो एक्सेस टोकन है, वो जनरेट किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम IAM में जाते हैं। हम इसमें लेट्स से मेरा एक डेवऑप्स का यूज़र है, मैं डेवऑप्स के यूज़र में जाऊँगा, मैं इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा एक्सेस कीज़। तो मैं यहाँ से एक्सेस की क्रिएट करूँगा, उसको मैंने क्योंकि कमांड लाइन के लिए यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड लाइन सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं बना दूँगा। टैग आपकी चॉइस है, आपने देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रिएट कर लें। अब ये मेरा जो है एक्सेस कीज़ जनरेट होगी। अब मैं आपको इसे एक दफ़ा लॉगिन करके दिखा देता हूँ। हम इसकी प्रोफाइल का नाम रख देते हैं डेवऑप्स यूज़र, ठीक है। जैसे हम ये करेंगे तो ये हमसे एक्सेस की आईडी मांगेगा, हम यहाँ से उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सीक्रेट एक्सेस की लेंगे और वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रीजन अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने केयरफुली सेट करना है, तो हम अभी फ़िलहाल साउथ वन था आई गेस हमारा, हाँ AP साउथ वन में, और फॉर्मेट में जेसन सेट कर लेता हूँ। अब अगर मैंने वेरीफाई करना है कि मैं मतलब लॉगिन हो ऑथेंटिकेशन हो रही है या नहीं, तो मैं ये कमांड रन करूँगा। आई थिंक मैंने कमांड में डब्ल्यू किया, गेट कलर आइडेंटिटी। तो देखें, जब मैंने डेवऑप्स यूज़र की प्रोफाइल के थ्रू चेक किया, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो STS का मतलब होता है सिक्योरिटी टोकन सर्विस। तो ये आपको ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने के लिए आप ये कमांड रन कर सकते हैं। तो देखें, जब मैंने ये कमांड अभी मैंने सबसे पहले एक प्रोफाइल बनाई जिसमें मैंने जिसका नाम मैंने डेवऑप्स यूज़र रखा, और उसके अंदर जो मैंने क्रेडेंशियल्स डाले थे वो मेरे डेवऑप्स यूज़र के एक्सेस टोकन और सीक्रेट एक्सेस टोकन आईडी और सीक्रेट एक्सेस टोकन था, ठीक है। जब मैंने वो प्रोफाइल ऑथेंटिकेट कर लिया, उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन के लिए ये कमांड रन किया। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं एज अ डेवऑप्स यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया हूँ। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक दिखाया था कि मैंने एक ऑडिटर यूज़र बनाया हुआ है और मैंने उसकी भी एक प्रोफाइल बनाई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल चेंज करता हूँ, तो अब ये ऑडिटर सिक्योरिटी ऑडिटर यूज़र के थ्रू ऑथेंटिकेट हो रहा है। तो जब भी हम कोई भी कमांड रन करेंगे, हम उसके आगे जो भी प्रोफाइल स्पेसिफाई करेंगे वो उस प्रोफाइल के क्रेडेंशियल्स दे आएगा, ठीक है। अगर हम लेट से ये प्रोफाइल वाला मेथड नहीं फॉलो करना चाहते, हम किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप जो एक्सेस टोकन है, और बल्कि अभी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है। अभी IAM से रिलेटेड या इन तीन सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ लें, उसके बाद फिर हम सिक्योरिटी ऑडिटिंग की तरफ चलते हैं। नो क्वेश्चंस, हम आगे चलें फिर। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं AWS के सिक्योरिटी ऑडिट के ऊपर। अच्छा, AWS ने वैसे अपनी सिक्योरिटी ऑडिट की गाइड दी हुई है, मल्टीपल गाइड हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे अब ये AWS का एक टूल है सिक्योरिटी हब, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि वो कौन कौन से जो हमारे सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं वो उन्हें चेक कर रहा था।
तो आप यहाँ पे आएंगे, लेट से अभी हम फिलहाल EC2 यूज़ कर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ से EC2 के कंट्रोल्स के ऊपर। तो ये इसके अंदर हमारे पास आएगा कि अगर हमने अपनी AWS के ऊपर EC2 इंस्टेंसेस डिप्लॉय किए हैं, तो उनकी सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने क्या करना है। तो ये अब काफ़ी सारे हैं, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक एक करके, तो ये आप लोगों के साथ मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अब ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स है ना, अब एक तो तरीका ये है कि हम मैनुअली करें। अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम कुछ ऑटोमेटेड टूल्स भी यूज़ करते हैं, कुछ मतलब ओपन सोर्स टूल्स हैं जो हम गिटहब पे पड़े हुए हम उन्हें लेके यूज़ कर सकते हैं, और AWS के अपने भी कुछ टूल हैं। तो जो AWS वाले टूल्स हैं वो मैं बिल्कुल एंड पे आपको एक दफ़ा उनका डैशबोर्ड और दिखा दूंगा कि वो किस तरह कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। जो ओपन सोर्स टूल्स हैं बाकी, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है स्काउट स्वीट। तो स्काउट स्वीट इज़ एन ओपन सोर्स टूल, और ये सिर्फ स्पेसिफिक टू AWS नहीं है, आप इसके थ्रू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या एज्योर को भी इनोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने इसका सेटअप किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इसकी सेटअप की गाइड देखनी है तो आप इनकी ये गिटहब रेपॉजिटरी पे जाके इनका सेटअप गाइड देख सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स होंगे, आपने ये रन करने हैं, उसके बाद ये स्काउट स्वीट आपके पास सेटअप हो जाएगा। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर ये ना स्काउट स्वीट रन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसका पहले से ही आउटपुट निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा, जब आप गिटहब से रेपॉजिटरी को क्लोन करेंगे, मुझे ये बताएं कि मैं ये टूल सेटअप करके आपको दिखा दूं, या मैं या आप लोग खुद देख लेंगे। जो मैसेज कर दें यस और नो। ठीक है, मैं असल में इसलिए पूछ रहा था कि हम इजाज़ कह रहे हैं कि यस। ठीक है। अब मैं ये आपको, मेरे पास इस वक्त सिर्फ लिनक्स ही है, तो मैं आपको लिनक्स के हिसाब से ये सेटअप करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे इनकी रेपॉजिटरी के ऊपर, जिसका लिंक मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा, उसके अंदर क्लिक करने के। हम इसके कोड में जाके इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इसका URL, और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, बल्कि मैं फुल हो गया था। ठीक है, इसको मैं रूट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ गिट क्लोन, और मैं इस टूल को क्लोन कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये क्लोन हो गया, अब मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो अब ये मेरे पास इसका सारा सोर्स कोड आ गया। अच्छा, अब इसके ना मुझे याद है इंस्टॉलेशन के भी दो मेथड्स हैं। एक तो यह है कि आप इसे सोर्स कोड से खुद मतलब सारा मैनुअली सेटअप करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप इसे डायरेक्टली पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम टाइम सेव करते हैं और हम पिप के थ्रू इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथन का आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लें, ताकि आपका बाकी इन्वायरमेंट मैसअप ना हो जाए, और इसके बाद आप उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे, और आप सिंपली ये कमांड रन कर लेंगे। अब जैसे ये कमांड, अभी कमांड रन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेट आपको पता है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो जैसे ये कमांड कंप्लीट होगा तो आपके पास स्काउट स्वीट सेटअप हो जाएगा। तो उसके बाद बिल्कुल उसी तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं अभी अपने सेटअप के अंदर कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप आगे उसके बाद आपने सिंपल रन करना है स्काउट AWS, और उसके आगे अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स दे देनी है। स्काउट हमारे टूल का नाम है, AWS हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम ये GCP के लिए रन कर रहे होते तो हम यहाँ पे GCP लिखते हैं, और उसके बाद ये प्रोफाइल हमने ऑडिटर की दे दिया है। अभी प्रोफाइल्स वाला वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये हमारे पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेसिक सा ऑडिट कर देगा और उसकी रिपोर्ट जनरेट कर देगा। अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो ये एटलीस्ट 20 मिनट्स लेगा, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा पहले से ही इसकी रिपोर्ट जनरेट कर ली थी। तो जब आपका स्काउट स्वीट का मतलब कंप्लीट होगा स्कैन, तो उसके बाद आपके पास इस तरह की एक रिपोर्ट आएगी।
अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसने आपकी जितनी भी सर्विसेज थी उन सबको इनुमरेट किया और उसके बाद उनके अंदर जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स मिसिंग थे जो कि होने चाहिए जो इन्हें इनसिक्योर बना रहे हैं, वो इसने सारे मेंशन कर लिए। तो सबसे पहले हम EC2 के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि हम EC2 यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसने यहाँ पे बता दिया जी कि आपका EPS वॉल्यूम जो है वो इंक्रिप्टेड नहीं है। अब EPS वॉल्यूम क्या है? जब भी हमारा जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर SSD लगी होती है ना, उसी तरह EC2 इंस्टेंस के ऊपर हमारा EPS वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर होगा। तो वो मतलब AWS का प्रेफर ये किया जाता है कि वो जो वॉल्यूम है उसको हम इनक्रिप्ट करें। इनक्रिप्ट हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता। AWS में हम UI पे हमारे पास ऑप्शन होती है, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप ओपन्स RDP पोर्ट टू ऑल, और सिमिलरली वो कह रहा है कि SSH पोर्ट टू ऑल। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये मैं EC2 इंस्टेंस के ऊपर गया, मैंने EC2 इंस्टेंस खोला। अब ये मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे मैं जाता हूँ सिक्योरिटी में, तो ये इसके सिक्योरिटी के रूल्स हैं। अब हो क्या रहा है कि जो SSH है ना, वो हम हमारी पोर्ट 22 के ऊपर चल रही होती है और जो RDP है वो पोर्ट 3389 के ऊपर चल रहा होता है। आई होप आप लोगों को पोर्ट्स का आइडिया होगा कि पोर्ट्स क्या होती हैं, क्योंकि अब मैं वो एक्सप्लेन करने लगूंगा तो हम काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रैक्स कर लेंगे। तो आप सिंपली ऐसे कर लें कि अगर मैं ये SSH का कमांड अभी थोड़ी देर पहले रन कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था कि मैं अपनी EC2 इंस्टेंस की IP ले रहा था, पब्लिक IP ये, और मैं इसके ऊपर अपनी की और यूज़र नेम के साथ ऑथेंटिकेट कर रहा था। ठीक है। अब मैं ये ऑथेंटिकेट इसलिए कर पा रहा था क्योंकि ये अलाउड था कि पोर्ट 22 में किसी भी IP से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको ये वाला था, मैं कह देता हूँ कि जो SSH की पोर्ट है उसके ऊपर किसी को कोई एक्सेस नहीं होनी चाहिए। मैं इस रूल को ही डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि AWS में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी पोर्ट्स क्लोज होती हैं। आपको रूल बनाने पड़ते हैं अगर आप अपनी किसी भी पोर्ट के ऊपर एक्सेस ओपन करना चाहते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ से SSH की एक्सेस रिमूव कर दी है, मतलब SSH की पोर्ट अब बंद है। तो अगर ये देखें मेरा ऑलरेडी जो सेशन था वो ख़राब हो गया, इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं पहले अब ये देखें, अब मैं SSH करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे SSH नहीं करने दे रहा है, वो यहाँ पे स्टक हो गया। उसकी वजह ये है कि AWS ने अब SSH के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है या जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको ब्लॉक कर दिया। इसीलिए हम लोगों ने ये सिक्योरिटी यहाँ पे रूल्स लिखे होते हैं कि हम सेट कर सकें कि अगर मैंने SSH सेटअप किया हुआ है तो उसके ऊपर किन IP से एक्सेस आनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस EC2 के ऊपर एक ना वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है अपनी छोटी सी। तो मैं नहीं चाहता था कि जो हमारे ऑडियंस हैं उनमें से कोई भी उसे एक्सेस कर सके, क्योंकि अगर कोई उसे एक्सेस कर सकता है और उसे थोड़ी सी भी हैकिंग आती है ना, तो वो मेरे EC2 के ऊपर एक्सेस ले सकता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके ऊपर सिर्फ अपना IP वाइट लिस्ट कर लिया। तो अगर मैं अपने IP से इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ जैसे मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर कोई और यूज़र है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये सेम IP लिखें तो वो आप लोगों को एक्सेस नहीं करने देगा। तो उसकी वजह यही है कि हमने वहाँ से सिक्योरिटी रूल में सेटअप किया हुआ है कि सिर्फ मेरे IP से ही एक्सेस करनी है, किसी और IP से एक्सेस नहीं करने देनी है। सिमिलरली RDP में भी यही इशू है कि हमने मतलब पब्लिक एक्सेस दी हुई है कि कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। अब होता ही है कि लेट्स से मेरी एक कंपनी है और उसमें जितने भी लोगों ने EC2 के ऊपर SSH या RDP करना है वो ऑफिस के नेटवर्क से करेंगे। तो मैं क्या, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं सिर्फ ऑफिस की IP ही वाइट लिस्ट कर दूँ, जो कि मेरे केस में भी मेरे घर की IP होगी। मुझे चाहिए कि मैं SSH में सिर्फ अपने घर की IP ही वाइट लिस्ट कर दूँ, और ताकि अगर कोई मेरे EC2 के ऊपर अटैक भी करना चाहिए, उस कहीं से IP मिल गया, वो उसके ऊपर ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है या अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसमें फेल होगा क्योंकि AWS ही उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। और सिर्फ मेरे घर के IP से या मेरे ऑफिस के IP से जो भी SSH करने की कोशिश करेगा वो कर सकेगा। तो ये हमारा एक मतलब बेस्ट प्रैक्टिस थी EC2 की पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करने की। उसके बाद हम वापस जाते हैं
उसके बाद हमारे पास बाकी कुछ ये मीडियम सिविलिटी की वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। अब हम जाते हैं एस3 बकेट में चले जाते हैं क्योंकि हमने एक एस3 बकेट में अब एस3 बकेट में क्या इशू है कि हमने उसके ऊपर वर्जनिंग नहीं इनेबल की हुई। वर्जनिंग में ये है कि लेट्स से मैंने एक फ़ाइल अपलोड की थी अभी रेज़्यूमे के नाम से। अब मैं एक और रेज़्यूमे अपलोड करता हूँ अपना सेम नेम पे, तो वो उसका वर्जन नहीं रखेगा, वो पिछले वाले को ओवरराइट कर देगा। तो कुछ केसेस में हमें वर्जनिंग की ज़रूरत होती है, तो हमें वो ऑन कर लेनी चाहिए। उसके अलावा एक्सेस लॉगिंग डिसेबल हुई हुई है। इसका मतलब है जितने भी लोग एस3 बकेट पे एक्सेस कर रहे हैं वो उसके कोई लॉग्स नहीं आ रहे सेव हो रहे हैं हमारे पास। तो जैसे इन केस हमारे पास कोई अटैक होता है या ऐसे एस3 बकेट से कोई सेंसिटिव डाटा स्टील हो जाता है, कुछ भी इशू होता है, तो हमारे पास उसके लॉग्स नहीं होंगे ताकि हम उसे ट्रेस कर सकेंगे इस मतलब अटैकर ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टील की है और किस तरह एक्सेस की थी। ठीक है। इसी तरह अगर हम आरडीएस के ऊपर जाएं जो हमारी डेटाबेस सर्विस थी, तो इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल एजी आरडीएस इंस्टेंस। इसका मतलब यह है कि अब मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी ना कि अगर आपकी एक कंपनी है और उसने अपना एक वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है और वो बैकअप रखना चाहते हैं, तो वो बैकअप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से उनका पाकिस्तान वाला सर्वर डाउन हुआ है, तो वो उनका जो दुबई वाला सर्वर है वो चल रहा होगा, तो वो सारी ट्रैफिक उस पर रिडायरेक्ट कर देना। ठीक है। तो इसी तरह अब मैंने जो आरडीएस बनाई थी, मैंने सिर्फ उसका एक इंस्टेंस बनाया था, मैंने उसका कोई और बैकअप नहीं रखा था कि अगर मतलब ये इंस्टेंस डाउन हो गया तो मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, मैं मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक इशू है जिसको इसने हाईलाइट किया हुआ है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप सिर्फ एक ही मतलब अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप उसका इंस्टेंस रखें। आपको डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में उसके डिफरेंट इंस्टेंसेस रखने चाहिए। अब अवेलेबिलिटी जोन का मतलब ये है कि जैसे अब मैं रीजन यूज़ कर रहा था मुंबई, तो मुंबई के अंदर भी एडब्ल्यूएस के डिफरेंट जोन हो सकते हैं, डिफरेंट एरियाज में सर्वर्स हो सकते हैं, तो उसको हम जोन कह लेंगे कि मुंबई के अंदर मतलब एपी साउथ 1 है, वो मुंबई है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है। अब ये रीजन है ना, तो अभी ये एपी साउथ 1 आ रहा है हमारे पास। अब ये एपी साउथ 1 रीजन के अंदर भी मल्टीपल जोन होंगे जिन्हें ये कह देते हैं एपी साउथ 1A, 1B और 1C। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जब आरडीएस बनाएं तो आप उन्हें एटलीस्ट 2 जोन्स में रखें ताकि किसी एक में इशू भी आए तो दूसरे वाला चल जाए। ठीक है। तो इसी तरह आपके पास मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं। अभी हमने सिर्फ स्काउट स्वीट को एक्सप्लोर किया और उसकी हमने रिपोर्ट देखी है। इसी तरह हमारे पास पाकू है और उसके अलावा हमारे पास प्रोलर है। अब मैं उन टूल्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मतलब बेसिक ओवरव्यू इसका यही है कि आप अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑथेंटिकेट करते हैं सीएलआई के थ्रू और आप ये टूल्स रन कर देते हैं, और फिर आप इन टूल्स को के लोग मतलब इन टूल्स की रिपोर्ट्स को देखते हैं और उसकी बेस पे चेक करते हैं कि अच्छा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इश्यूज हैं जो कि आपको फिक्स करने चाहिए। तो ये AWS का सिक्योरिटी ऑडिट था, और सही बताऊं तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी बोरिंग काम लगता है। मैंने एक दो कंपनीज के किए थे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। मतलब टूल्स देखते हो, उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स देखते हो और उसके बाद वो लंबी सी रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि आपने इन्हें किस तरह पैच करना है। तो अभी मैं आपको खैर कोई रिपोर्ट दिखा नहीं सकता, वरना मैं दिखा देता। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ, नमाज ब्रेक, आई थिंक हम नमाज ब्रेक ले रहे थे और हम 15 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। हम 5:40 पे दोबारा आ जाएं। अच्छा, अब ना मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया था, ये मैंने उसके ऊपर एक्सेस ले लिया। तो मेरी एक वेबसाइट थी, मैंने उसका नाम फिगलेट एज अ सर्विस रखा हुआ था। तो ये सारा उसका कोड है। तो मैंने इस कोड को रन किया, उसके लिए मैंने एक सर्विस बनाई हुई है। तो ये जो मेरी वेबसाइट है ना, अब ये EC2 पे डिप्लॉय हुई हुई है, और मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं अपने EC2 का पब्लिक आईपी उठाऊंगा, जो कि है, हाँ, मैं इसका पब्लिक आईपी लूँगा और मैं इसको रन कर दूंगा। बस लेकिन मैंने उसे पोर्ट 5000 पे डिप्लॉय किया हुआ, तो मैं उसे 5000 से रन करूँगा, तो ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपना कोड रखता हूँ और उसको रन कर देता हूँ, तो वो भी चल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको कंटेनराइज कर लेता हूँ और उसके बाद फिर EC2 इंस्टेंस के ऊपर ही वो कंटेनर पुल करके रन कर देता हूँ, वो भी चल जाएगी। उसके अलावा फिर मैं उस कंटेनर जो मेरा कंटेनर है उसको मैं लैम्डा फंक्शन के ऊपर भी रख सकता हूँ, वो उससे भी चल जाएगी।
और उसके बाद जो आपने नीचे लिखा हुआ है ये जो इनका EKS है, जो इनकी दूसरी सर्विसेज हैं, वो उसके उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल मेथड्स हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख लेते हैं। या इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था वो हमने सिक्योरिटी ऑडिटिंग का एक ना बेसिक सा ओवरव्यू लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को स्काउट स्वीट रन करके दिखाया था और उसकी रिपोर्ट दिखाई थी। तो जो AWS का सिक्योरिटी ऑडिट होता है ना, ये तकरीबन इसी तरह होता है। आप मल्टीपल टूल्स रन करते हो। आप AWS के कुछ टूल्स हैं जैसे सिक्योरिटी हब है, वो भी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा। आप वो रन कर लेते हो, उसकी रिपोर्ट देख लेते हो। उसके बाद अगर आपने मैन्युअली कुछ हल्का फुल्का देखना है, आप उनके इन्वायरमेंट में जाके वो देख सकते हो। तो मतलब ऑडिट इसी तरह होता है। इसमें मोस्टली आपकी ऑटोमेटेड स्कैनिंग होती है। आप अपनी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होते हो और उसको फिक्स कर रहे होते हो। अगर आपने उसको पैच करना है, मतलब लेट्स से अभी स्काउट स्वीट ने कहा था भाई मेरा जो EC2 इंस्टेंस है, वो उसका वॉल्यूम इंक्रिप्टेड नहीं है, RDP पोर्ट्स ओपन है। अब लेट्स से कोई बिगिनर है, उसको नहीं पता कि मैंने ये कैसे फिक्स करना है। तो आपको सही बताऊं तो ये किसी को भी एग्जैक्टली ये चीज़ें याद नहीं होती। अब मुझे भी नहीं याद कि भाई ये अभी लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे नहीं याद कि EBS वॉल्यूम है जो वो इंक्रिप्टेड नहीं है, इसको इंक्रिप्ट कैसे करना। तो AWS ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लिखी हुई है। तो आप सिंपल अगर ये सर्च करेंगे कि हाउ टू इंक्रिप्ट एन EBS वॉल्यूम, तो वो आपको पूरी उनकी डॉक्यूमेंट मिल जाएगी जिसमें उन्होंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया होगा। या अगर आप ChatGPT से भी पूछ रहे हैं तो वो भी आपको दे देगा। तो क्लाउड में ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं कि हर किसी को हर चीज़ नहीं याद रहती, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं भी आती, जस्ट गूगल इट और उसके बाद हो जाएगा, उसमें ज़्यादा इशू नहीं आते। ठीक है, उसके बाद एक नालैन ने क्वेश्चन मेरे से किया था थोड़ी देर पहले कि ये सर्विसेज एग्जैक्टली किस तरह चली होती हैं। तो मैं जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट का थोड़ा सा आइडिया ना, मैं एक दफ़ा उनको थोड़ी बेहतर समझ आ जाएगी, लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ। लेट्स से मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, और उस पे अब मैं HR वाला पोर्टल है। अब होता क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी नॉर्मल डाटा होता है ना, जैसे लॉगिन के क्रेडेंशियल्स हो गए या आपकी प्रोफाइल होगी छोटी मोटी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं डेटाबेस में स्टोर। और आपके जो जैसे PDF फाइल्स थी, वो आपकी स्टोर होती हैं मतलब सर्वर के ऊपर नॉर्मली। अब आप क्योंकि AWS की सर्विसेज यूज़ करें और आप अपना इन्वायरमेंट ना प्रॉपर बनाना चाहते हो कि वो स्केलेबल भी हो, वो रिलायबल भी हो और उसमें कोई इश्यूज ना आए, तो आप क्या करते हो कि बजाय इसके कि आप एक ही सर्वर के ऊपर आप अपना सारा वो फाइल्स भी स्टोर करते रहो, उसी के ऊपर आपने डेटाबेस भी रखी हो, उसी के ऊपर आपकी वेबसाइट भी डिप्लॉय हो, आप क्या करते हो कि आप AWS की मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करते हो। अब अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 सर्विसेज का बताया, EC2, RDS और S3 बकेट्स। तो मैं ऐसे कह लेता हूँ, मैंने EC2 के ऊपर अभी अपनी वेबसाइट डिप्लॉय की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रेज्यूमे है ना, वो जो भी लोग अपलोड कर रहे हो वो मेरे सर्वर पे ना स्टोर हो, तो मैं उन्हें S3 बकेट पे स्टोर कर दूंगा। अब वो वेबसाइट पे अपलोड होने से S3 बकेट में कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको वेबसाइट के कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो डेवलपर्स का काम है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है ना, जो यूजर्स का डाटा सेव होता है, अब वो मेरी उसी सर्वर के ऊपर ना डेटाबेस पड़ी हो, वो अलग सर्वर के ऊपर डेटाबेस पड़ी हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं AWS के ऊपर जाता हूँ, मैं वहाँ से RDS पे जाता हूँ और मैं वहाँ से एक नई डेटाबेस बना लेता हूँ और फिर मैं अपनी वेबसाइट के कोड में चेंज कर देता हूँ कि बजाय इसके कि वो लोकल डेटाबेस के अंदर सारा डाटा भेज रही हो, वो RDS के अंदर भेज दे। अब यहाँ तक आई गए तो एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ कि RDS के अंदर ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। कि आपने MySQL यूज़ करनी है, आपने Oracle डेटाबेस यूज़ करनी है, आपने PostgreSQL यूज़ करनी है, MariaDB यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी अपनी मर्जी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसका साइज भी देख सकते हैं कि आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे कितना लोड आना है, डेटाबेस पे कितना लोड पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डेटाबेस का ये स्पेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें अब 32 vCPUs हैं, 128 GB रैम है। तो अगर आपकी वेबसाइट कोई बहुत ही बढ़िया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो आप ये वाली डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी AWS पे इस तरह की कोई चीज़ें बनानी है, आपने कॉस्ट का ज़रूर देखना है। AWS का कॉस्ट कैलकुलेटर होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसकी आपको पर मंथ कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है? तो ये अगर इतने ज़्यादा स्पेक्स हैं तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं, जब भी आप अपना AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहे होते हैं। ठीक है? और अगर NoSQL डेटाबेस यूज़ करनी है तो आप DynamoDB में जा सकते हैं, आप वहाँ से भी उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही। बाकी सबको भी आवाज़ का इशू है या सिर्फ एक को? नहीं नहीं आ रही आवाज बाकी। आ रही है आवाज। ठीक है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि हम किस तरह इनकी डिफरेंट सर्विसेज को एक साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर, जो असल में लोग सीखना चाहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अच्छा, अब इससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी हम लोगों ने AWS का सिक्योरिटी ऑडिट किया, हमने स्काउट स्वीट की रिपोर्ट देख ली, हमने ये चीज़ें पैच कर दी, लेट सपोज। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 100% सिक्योर हो गया। हाँ, आप इसके थ्रू कंप्लाइंट हो सकते हैं कि भाई आप जो कंप्लाइन किसी भी कंप्लाइंस का फ्रेमवर्क है, जैसे PCI DSS हो गया, आपने उसके हिसाब से अपना चलो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया सारा, उस पे सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स पूरे हो गए। लेकिन उसके बाद भी ये तो भी ऑटोमेटेड स्कैन्स है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर आई डोंट थिंक कि आपकी कोई चीज़ 100 मतलब ज़्यादा सिक्योर हो सकती है। ह्यूमन का सोचने का तरीका अलग होता है, वो ऑटोमेटेड टूल्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे एक रेड टीम के पर्सपेक्टिव से, कि लेट से ये जो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मेरा नहीं है, ये किसी ABC कंपनी का है, और मैं एक हैकर हूँ, मैं इसे हैक करने आया हूँ। अब मेरे पास उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं बड़े मज़े से SSH कर रहा था ना, अपनी की यूज़ कर रहा था, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा था। अब उस केस में मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैक बॉक्स पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ। तो उसमें मेरा सबसे पहला गोल ये होगा कि मैंने AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनिशियल एक्सेस लेनी है। इनिशियल एक्सेस मतलब मेरे पास मुझे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई वैलिड क्रेडेंशियल्स चाहिए, जिसके थ्रू मैं ऑथेंटिकेट करके उस कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तो अब उस कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए अब मुझे चाहिए होगी, जैसे मैंने आपको बताया, या तो किसी यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, या मुझे चाहिए होगा उसका एक्सेस टोकन आईडी और सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, जो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, या और कुछ केसेस में सेशन टोकन भी रिक्वायर्ड होगा। तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, या उस कंपनी की जो वेबसाइट्स हैं या बाकी चीज़ें, कहीं पे उनकी एक्सेस कीज़ लीक तो नहीं हो रही। अक्सर होता है, मैं काफ़ी दफ़ा इस तरह देखा है, बल्कि स्पेशली जो जूनियर्स होते हैं वो काफ़ी इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं डेवलपर्स, कि वो गिटहब पे जब कोड पुश करते हैं ना, तो वो उसके साथ ही अपने क्रेडेंशियल्स भी पुश कर देते हैं गलती से, और अक्सर को तो पता ही नहीं होता कि उन्हें वहाँ से रिमूव करना है। और अक्सर होता है वो अपनी तरफ से तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन गिटहब में कमिट हिस्ट्री के अंदर तो वो पड़े होते हैं फिर भी, राइट? तो वो उसकी वजह से वहाँ पे रह जाते हैं। तो अगर एक हैकर है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो उनके जितने भी वो ऑसेंट करता है, इन शॉर्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के, वो उनके जितने रिसोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल होते हैं वो जाके उनको देखता है। अब जैसे ये 6000 कमिट्स है ना, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अब वो एक हैकर है जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है, कुछ पता नहीं, वो बैठ के ही इनको देख रहा हो कि अच्छा इस कमिट में क्या कोड पुश किया था, और हो सकता है उसे वहाँ से कोई उसके AWS के क्रेडेंशियल मिल जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब दूसरा केस ये कि लेट्स से मैं ही हूँ, एक कंपनी, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब किसी ने मुझे हैक कर लिया। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर अपनी सारी कीज रखी हुई थी, जैसे रूट की होगी, सिक्योरिटी ऑडिटर की होगी। ठीक है, तो अगर मैं हैक हो गया तो मतलब मेरी कीज भी हैक होगी, और वो क्या करेगा कि आप लोगों को एक्सेस दे देगा मेरे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गई मतलब बेसिक चीज़ें। अब उसके बाद ये वाला टास्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेट्स से अब मेरी वो जो टारगेट कंपनी है, अब उसने एक वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है, जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, ये वाली। ये अब उनकी पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है। अभी मैं इसे पब्लिक फेसिंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर कोई हैकर बैठा हुआ है तो वो फिर तंग करेगा। तो अभी ये सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है।
ठीक है? तो अगर मुझे इस वेबसाइट के अंदर ये कुछ वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं, या मुझे उस पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल जाती है, एसएसआरएफ मिल जाती है, या एक्सएक्सी मिल जाती है। तो मैं इन तीनों के थ्रू में से ना किसी के थ्रू उसके अंदर से क्रेडेंशियल स्टील कर सकता हूँ। आरसी के केस में तो मुझे EC2 के ऊपर ही एक्सेस मिल जाएगी ना, अगर मैं EC2 पे लेकिन एसएसआरएफ के थ्रू और एक्सएक्सी के थ्रू मैं कुछ टोकन स्टील कर सकता हूँ, और अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो किस तरह हो सकता है। ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने जो वेबसाइट बनाई है ना, उस पे मैंने आरसी का कॉन्सेप्ट कवर किया है, तो हम आरसी पे फोकस करते हैं अभी। और जो एसएसआरएफ और एक्सएक्सी है ना, वो मैं आपको बाद में एक सैंपल दिखा दूंगा ये पॉन्ड लैब से। ठीक है। अच्छा, अब हम आरसी पे जाते हैं। तो मैं एक हैकर हूँ, और मेरी टारगेट वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, ये वाला। अब मेरे पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई, बस मेरे पास ये वेबसाइट है। अब मैं काफ़ी इस पे मतलब मैं इस पे डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक है, मुझे काफ़ी थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद पता चलता है कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के, कमांड इंजेक्शन के। अब ये देखें, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं आपको यहाँ से SSH के थ्रू भी दिखाऊं, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये देखें, अगर मैं ID रन करता हूँ तो एक सेकेंड, वेबसाइट एज रूट रन हो रही है, तो अगर मैं ID रन करता हूँ तो मेरे पास ये रूट आ रहा है ना, तो इसी तरह इस केस में भी मेरे पास रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कमांड एग्जीक्यूशन है मेरे पास, मैं इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी कमांड रन कर सकता हूँ। ये देखो, अब ये वही फाइल है ना, ये 2 दफ़ा प्रिंट हो रही है, उधर परेशान हो गए ना, मतलब ये है आउटपुट असल में। ठीक है। अब ये डॉकर फाइल है, चैलेंज नाम का फोल्डर है, रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल है। ये वही फाइल नहीं है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी इसके अंदर, कि एक सेकेंड मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। हाँ, कि ये देखो चैलेंज वाला फोल्डर रन होता है, इसका मतलब मेरे पास इस सर्वर के ऊपर कोड एग्जीक्यूशन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे पास ना, क्योंकि मेरे पास रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है, तो मैं इसके ऊपर रिवर्स शेल ले सकता हूँ। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ कि अगर लेट्स से आपके पास SSRF होता तो आप तब क्या करते। अब SSRF का मतलब है कि आप किसी भी URL पे इस सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा जिन लोगों ने वेब सिक्योरिटी नहीं पढ़ी उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता समझाऊँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से मैं इसे बंद करता हूँ, मैं अपने सिस्टम के ऊपर आता हूँ, और मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ। मैंने इसे सेव किए थे, हाँ। मैं इसके ऊपर ये वाला कमांड रन करता हूँ। ठीक है। अब ये देखेंगे टोकन कुछ भी नहीं मिला मुझे। सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर ये वाला कमांड रन करता हूँ, तो इसमें मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं आपको इसका स्टेटस कोड दिखाऊं, तो वो मतलब कल कुछ कर ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अब ना, जिस IP के ऊपर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना, जो ये 169.254 है, यहाँ पे इसके थ्रू ये हमारा ना AWS का मेटा डाटा का URL होता है, और इसे हम EC2 के थ्रू तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर से नहीं कर सकते। अभी मैं इसे बाहर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं सेम कमांड अपने वेबसाइट में जो मुझे कोड एग्जीक्यूशन मिली है उसके थ्रू करूँ, तो ये देखें मेरे पास टोकन आ गया। पहले मेरे पास टोकन नहीं आया था। अच्छा, अब मैं इस टोकन को ना निकाल के अपने पास रख लेता हूँ। अब इसी तरह मैं वापस आता हूँ, मैं ये वाला कमांड उठाता हूँ, इधर इसको पेस्ट करता हूँ, और ये मैंने टोकन की जगह मैं जो अभी मैंने टोकन वहाँ से मंगवाया था वो रख लेता हूँ। और अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तो और ये अरे अच्छा, एक चीज़ हमने ना चेंज की थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। जब मैं आपको बता रहा था ना कि हम पॉलिसीज़ क्यों सेट करते हैं, तो मैंने ना वो इंस्टेंस के ऊपर से वो हटा ही दिया था सारा। मुझे वो दोबारा लगाना पड़ेगा उसको। ये आप लोगों को याद होगा, इसके ऊपर से हमने ना IAM रोल रिमूव कर दिया था।
तो वो आई एम रोल रिमूव हुआ हुआ है ना, उसकी वजह से वहाँ से कुछ नहीं आ रहा। तो हम मॉडिफाई आई एम रूल करेंगे और इसको वापस वो वाला आई एम रूल दे देंगे। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा अगर अपना कमांड रन करूँ, अच्छा अब ना मैं इसे यहाँ तक रन करता हूँ। ये देखें, अब मैंने वो कमांड रन किया, मेरे पास उसकी बॉडी आई और मुझे उसने बताया कि हमारे पास ये वाला जो रोल है इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पड़े हुए हैं। अब मैं उसी वाले अपनी यूआरएल के एंड पे ये लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब इसे दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा तो इसने मुझे इसका, ये आप देख रहे हैं एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की आईडी, ये वही दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने AWS के साथ ऑथेंटिकेट करना है तो आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अब हमने क्या किया कि हमने क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट जो भी हम यहाँ से भेज रहे थे वो EC2 के थ्रू जा रही थी, तो उसकी वजह से हम AWS की मेटा डाटा सर्विस को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने सेम चीज़ अपने पास ट्राई की थी तो कुछ भी नहीं आउटपुट में आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो IP है ये सिर्फ AWS की इंटरनल सर्विसेज के लिए, ये इसे बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका है आपका टोकन स्टील करने का। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे अब डिफरेंस आता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टोकन्स का। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले टोकन दिखाए थे ना, जो मैं जिसके थ्रू मैं एज ए सिक्योरिटी ऑडिटर इसके अंदर मैंने लॉग इन किया था, अब ये जो टोकन्स थे ना इसके अंदर जो एक्सेस की थी और सीक्रेट एक्सेस की आईडी थी, सॉरी सीक्रेट एक्सेस की थी, वो लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स थे, मतलब वो जल्दी एक्सपायर नहीं होंगे, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेंगे। लेकिन जो ये वाली क्रेडेंशियल्स हैं ये लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स नहीं है, ये थोड़ी देर के बाद टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जल्दी जल्दी करते हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सीक्रेट एक्सेस की सॉरी एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की तो है, इस केस में हमें ये टोकन भी चाहिए होगा, अदरवाइज हमें हम मतलब मसला होगा, हमें वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी जाते हैं, हम इसको हम इस मेथड से ऑथेंटिकेट करेंगे, एक्सपोर्ट मैंने स्लाइड्स में लिखा था एक ही दफ़ा है ना, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा यूज़र की वैल्यू से। हाँ, सबसे पहले मैंने एक्सेस की आईडी उठाई और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं आनी है। ठीक है, उसके बाद हम सीक्रेट एक्सेस की आईडी सीक्रेट एक्सेस की उठा लेंगे और एंड पे हम टोकन उठा लेंगे। ठीक है, ये हमारा टोकन आ गया। अब मैंने इन तीनों का इस तरह एक्सपोर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ना तो ये मेरे इन्वायरमेंट में वेरिएबल सेव हो गए। अब इस केस में मैं वो प्रोफाइल नहीं यूज़ कर रहा, ये मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव कर दिया। तो मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ और देखें अब मैंने क्या किया कि AWS STS जब कॉलर आइडेंटिटी वाला मैंने कमांड रन किया तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ये जो EC2 S3 RDS वाला जो रोल था मेरे पास उसके वाले प्रिविलेजेस आ गए हैं। अब अगर मैं कोशिश करूँ S3 बकेट्स को एक्सेस करने की तो मैं अपने पास से कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं कोशिश करूँगा RDS की, तो अब मुझे कमांड उसका याद नहीं है एग्जैक्ट, हाँ ये कमांड था। एक सेकेंड, इसको इसके RDS वाले परमिशन रिमूव हो गए, वो हमें दोबारा देने पड़ेंगे, इसीलिए मैं ना चीज़ों को छेड़ता नहीं हूँ सेशन के दरमियान में। लेकिन अब वो समझाना था तो मैंने वहाँ से रोल रिमूव किया था तो इसलिए इशू आ रहा है। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए आप इस तरह कह लें कि हमारा ये ऑथेंटिकेट हो गया और ये हम जो अब क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो
रिसोर्सेज हैं हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इस बकेट को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा, अब मेरे पास आ गया कि इसके अंदर एक रेज़्यूमे पड़ा हुआ है, और फिर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह डाउनलोड कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये कमांड से कि परेशानी हो जाना और ये इस तरह याद रखने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। रन टाइम पे आप चीट शीट बना के रख सकते हैं, चैट जीपीटी से देख सकते हैं। तो ये इस तरह मैंने, अब देखो मुझे खुद भूल गया। अब ये वहाँ से मेरा रेज़्यूमे डाउनलोड करें, और अगर मैं इधर देखूँ तो ये मेरा रेज़्यूमे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। ठीक है, अब ये कमांड्स अगर किसी को देखने हो ना, तो मैंने तो अपनी छोटी सी चीट शीट बनाई हुई है, वो कोई इतनी ख़ास है नहीं अभी, वरना मैं शेयर कर देता। इस पे पहले ही कोई अटैक कर रहा है। खैर, ये इधर मैंने अपने कमांड्स वगैरह रखे होते हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। Anyways, अब हमने देखा कि मैं एक अटैकर था और मेरे पास कंपनी की किसी भी रिसोर्स पे कोई एक्सेस नहीं थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनकी वेबसाइट पे एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी, जिसके थ्रू मैंने उनके जो इंटरनल जो कुछ टोकन्स थे वो स्टील किए, और उसके थ्रू मैंने उनका डाटा पे एक्सेस कर लिया। अब लेट से ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता या कोई और हॉस्पिटल होता है लेट से, और हॉस्पिटल ने अपने जितने भी इन्वॉइसेस थी या अपने कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स थी वो S3 के ऊपर रखी होती हैं, और इसी तरह मुझे उनकी वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाती है और मैं उनकी S3 बकेट रीड कर सकता, तो मैं उनके सारे पेशेंट्स का डाटा स्टील कर सकता था, राइट। तो और आप पाकिस्तान में तो खैर इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन आप अगर आप यूरोप वाली साइड पे जाएं तो अपने मेडिकल डाटा को बहुत सीरियस लेते हैं, और वो काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव डाटा होता है, वो इसको शेयर नहीं करते। तो इस तरह के केसेस में अटैकर्स डाटा स्टील करते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं या उसे मतलब मलिशियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी। इसके अलावा अगर मैं यार इसको बंद कर, इसके अलावा अगर मैं जाऊँ किसी और चीज़ पे, हमारे पास SSRF थी। अब SSRF में क्या होता है कि आप ना, आपकी जो भी रिक्वेस्ट जा रही होती है वो आपके वेब सर्वर के थ्रू होके जा रही होती है। ठीक है, तो अगर मैं SSRF एक्सप्लॉइट कर सकता तो मैं सिमिलरली ये जो URL था ना, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये वाला, मैं SSRF के थ्रू इस पर रिक्वेस्ट भेजता और इसका आउटपुट देख के टोकन स्टील कर लेता। ये एक तरीका हो गया। और उसके बाद XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन है। अब फिर से मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उससे ये हो सकता है कि आप ना सर्वर की लोकल फाइल फीड कर सकते हैं। और कुछ केसेस में जैसे अभी मैंने ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हुए थे ना यहाँ पे, जिसमें मेरा टोकन वगैरह ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये इसी तरह अगर EC2 के ऊपर हुआ हुआ है और मुझे उस पर XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन मिल गया, तो अगर मैं ये वाली फाइल रीड करूँगा तो उसके अंदर मेरे AWS के टोकन्स मुझे मिल जाएंगे, तो मैं इसी तरह उन्हें उठा के तो आगे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये था हमारा बेसिक इनिशियल एक्सेस का कंट्रोल, कि आप किसी के लीक्ड एक्सेस की ढूंढ सकते हैं, आप उनके एम्प्लॉयज़ को हैक कर सकते हैं, उसके अलावा आप OSINT वगैरह कर सकते हैं, और जो एक और तरीका है वो ये है कि आप उनकी वेबसाइट को हैक करें, और वो इस केस में क्योंकि वेबसाइट EC2 के ऊपर चल रही थी तो हमने AWS की मेटा डाटा वाली जो API थी उसके थ्रू हमने सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को स्टील किया और उसके थ्रू हमने S3 बकेट से डाटा स्टील कर लिया। ठीक है, ये थी हमारी रेड टीमिंग का पहला स्टेप कि इनिशियल एक्सेस में। अब इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ ले, और फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन कोड एग्जीक्यूशन तो बहुत कम वेबसाइट्स पे होगी, बहुत रेयर होगी शायद। हाँ यार, मैंने अभी तक तकरीबन कोई 25-30 पेन टेस्ट किए हैं वेबसाइट्स के, और मुझे RCE किसी एक पे भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है। अब एक क्लाइंट था, उसकी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट RCE मिल गई थी, लेकिन खैर मुझे उसके कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है यार, ये इस केस में इसलिए सिंपल था कि अच्छा, ये जिशान ने रिप्लाई किया, ठीक है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन था आरसी वाला, आरसी आपको वाक़ई बहुत कम मिलती है, लेकिन एसएसआरएफ के एटलीस्ट आरसी से ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी होती है एसएसआरएफ की। मुझे 1-2 जगह पे एसएसआरएफ मिली थी और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं कि उनकी इंटेंडेड फंक्शनैलिटी होती है। वैसे करना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर वेबसाइट्स ने इस तरह किया होता है कि आपके सर्वर से होकर रिक्वेस्ट आ रही होती है। तो आप उस केस में इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो अगर वो एडब्ल्यूएस के EC2 के ऊपर डिप्लॉयड है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ठीक है, आई गेस और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है इनोमिनेशन। अब इनोमिनेशन में क्या होता है कि लेट्स से मैं अब एक AWS के इन्वायरमेंट पे आ गया, जैसे अभी मैंने इनिशियल एक्सेस ली थी। अभी तो फिलहाल मैंने इन्वायरमेंट खुद कॉन्फ़िगर किया हुआ था, तो मुझे पता था कि कौन से रीजन में कहाँ पे S3 बकेट पड़ी हुई है, राइट? लेकिन अगर मैं एज अ हैकर देखूँ, मेरे लिए तो प्योर ब्लैक बॉक्स था ना। मुझे तो नहीं पता था कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में S3 बकेट है भी कि नहीं है तो कौन से रीजन में है, मतलब मेरे पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन थी उसकी। तो अब उस केस में क्या होगा, या तो मैं मैन्युअली बैठ के एक-एक रीजन में एक-एक वो सर्विस को देखता रहूँ कि अच्छा इस रीजन में S3 है कि नहीं। अब अगर हम AWS के रीजन देखें तो वो ही इतने ज़्यादा हैं कि मतलब मैं सिर्फ खाली S3 ही चेक करने बैठूँगा, मेरे 5-10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटेड स्कैन्स करते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते हैं, जो कि आपके ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज भी निकाल के ले आते हैं और आपके आपकी जो परमिशन वगैरह होती हैं वो भी ले आते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड मैं कमांड यहाँ से ले लूँ। IP ट्रेस हो जाती है अगर ये अटैक परफॉर्म कर रहे हों। यार अगर लॉगिंग इनेबल्ड है तो IP ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी उस साइड पे भी आएंगे। अक्सर कंपनीज ने ना अपनी क्लाउडफ्लेयर की फायरवॉल सेट की होती हैं, तो वो इस तरह मैंने अभी तो डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस के IP से उसे एक्सेस कर रहा हूँ ना। वो उसमें ये होता है कि क्लाउडफ्लेयर बीच में आ जाता है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई अटैक वगैरह करते हैं ना, तो उसमें से काफ़ी हद तक क्लाउडफ्लेयर ही ब्लॉक कर देता है, वेबसाइट तक कोई रिक्वेस्ट ही नहीं जाती। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अब देखें यहाँ पे मैं अगर सिक्योरिटी ऑडिटर जो यूज़र था, मैं उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अगर लिस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा प्रोबेबली। हाँ, अब ये मेरे पास एरर क्यों आया? क्योंकि मैं जो क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा हूँ वो हैं EC2 RDS वाली रोल के, और उस रोल के पास ये परमिशन नहीं थी कि वो IAM से जाके किसी भी पॉलिसी को रीड कर सके, राइट? लेकिन अगर मैं सेम काम ऑडिटर की प्रोफाइल से करूँ तो उसके पास वो एरर नहीं आया, उसके पास पॉलिसीज आ गई। अब वो कोई है नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर होती तो वो यहाँ पे नजर आ जानी थी। अब ये चीज़ आपने ज़रा फोकस करना है इस पे कि हमारा, अगर मैं आपको ये EC2 S3 वाला रोल दिखा दूँ खोल के, अब ये EC2 RDS रोल है, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ परमिशन है RDS और S3 की, इसके पास कोई परमिशन नहीं है कि IAM को भी एडिट कर सके या एटलीस्ट उसे व्यू भी कर सके। लेकिन अगर मैं आपके सिक्योरिटी ऑडिट के रोल पे जाऊँ, मतलब सिक्योरिटी ऑडिटर वाला हमारा यूज़र है, ये उसको मैंने सिक्योरिटी ऑडिट की परमिशन दी थी। अच्छा, ये सिक्योरिटी ऑडिट की एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप जब भी किसी कंपनी का ऑडिट करेंगे ना, AWS की सिक्योरिटी का ऑडिट करेंगे, उसमें वो कंपनी आपको एक अकाउंट देगी जिसके पास ये सिक्योरिटी ऑडिट की परमिशन होगी, ताकि वो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीड कर सके और लिस्ट कर सके उसमें से जो रिसोर्सेज हैं। ये एडिट नहीं कर सकता, लेकिन ये रीड कर सकता है। और क्योंकि इसके पास हर चीज़ के ऊपर रीड के प्रिविलेजेस थे, इसीलिए जब इसने ये पॉलिसी रिव्यू करने की कोशिश की तो ये रिव्यू कर सकता था।
लेकिन EC2 के पास क्योंकि नहीं थे तो वो उसके पास एक्सेस डिनाइड का एरर आ गया था। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से मैं अभी EC2 के हिसाब से ही चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये तो मुझे देखने ही नहीं दे रहे कि मेरे पास पॉलिसीज़ क्या हैं, ना मैं अपनी पॉलिसीज़ देख सकता हूँ, ना मतलब मैं किसी और यूज़र की देख सकता हूँ। तो अब मैं कैसे बताऊँगा कि मैं क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं किन यूज़र्स को टारगेट करूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं, हम ना ब्रूट फोर्स करना शुरू कर देते हैं, और वो हम मैनुअली नहीं करते, हम जाते हैं AWS न्यूमरेटर के पास। अच्छा, अभी फ़िलहाल ना मेरे पास इसकी स्टोरेज का कुछ इशू आया हुआ था, तो ये AWS इन्यूमरेटर ना मैं पूरा रन नहीं कर सका। लेकिन इसका सैंपल आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं, जो मेरे पास EC2 RDS वाला यूज़र था जो कि नहीं देख सकता था कि किस किस के ऊपर प्रिविलेजेस हैं उसके पास, तो वो क्या कर सकता था कि वो AWS इन्यूमरेटर पकड़ता, उसको अपने वो टोकन देता और उसे रन कर देता। तो वो एक एक करके ब्रूट फोर्स करके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से ना एक तो ये निकाल के ले आता कि कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग में स्टेट में, और उनके ऊपर इस मतलब इसके पास उन पे एक्सेस है भी कि नहीं। मतलब अगर मेरा EC2 वाला यूज़र, मेरी लेट्स से मैंने एक सर्विस बनाई हुई है, लेट्स से मेरे EC2 का यूज़र होता और उसके पास S3 की एक्सेस ना होती, ठीक है, तो वो AWS इन्यूमरेटर भी उसकी S3 की कोई चीज़ फेच नहीं कर सकता था, लेकिन ये सारी वो चीज़ें निकाल के ले आएगा जिसके ऊपर एक्सेस करने की मेरे पास परमिशन है। ठीक है, तो इस तरह आपने सिंपल इस टूल को गिटहब रेपोजिटरी को क्लोन करना है, और आपने उसको जो भी इधर कमांड्स होंगे आपने वो रन करने हैं सेटअप के लिए, और उसके बाद आपने सिंपली ये वाला कमांड रन कर देना। अब इससे क्या होगा कि वो आपके टोकन लेगा, उन्हें उनके थ्रू ऑथेंटिकेशन करेगा और पूरे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू दे देगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर आपको एक्सेस है और क्या एक्सेस है। जैसे यहाँ पे API गेटवे एक सर्विस है, और जिस यूज़र के भी टोकन से ये रन किया गया है वो यूज़र उसकी ये वाली चीज़ें जो हैं वो फेच कर सकता है। इसके अलावा अब आप देख रहे हो कि ये सारे गेट लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई राइट की परमिशन नहीं है या चेंज की परमिशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो भी यूज़र है ये सिर्फ रीड ओनली यूज़र है, ये उस पर कुछ एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अपना AWS का जो इन्वायरमेंट है उसको न्यूमिनेट कर सकें, बजाय इसके कि हम मैनुअली एक एक सर्विस को देखें, और फिर लेट से मुझे एक सर्विस मिली है, फिर मैं उस पर बाकी 10 कमांड और रन कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि अच्छा मैं सिर्फ इसे रीड ही कर सकता हूँ या मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ, मतलब डिफरेंट परमिशन हो सकती है ना। तो जब आप बिल्कुल ब्लैक बॉक्स परस्पेक्टिव से आ रहे होते हैं तो हम फिर इसको मतलब हम ये ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब सेशन काफ़ी लंबा हो गया तो मैं अब इसको थोड़ा स्पीड से लेके चलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप ये वाले ये टूल्स हैं आपके पास, जैसे ही आपने किसी कंपनी के किसी यूज़र के या किसी रोल के एक्सेस टोकन स्टील कर लिए, उसके बाद आप इन टूल्स को यूज़ करके उनका AWS का एनवायरनमेंट जो है उसे इल्यूमिनेट कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास SQL की परमिशन है तो आप उनकी डेटाबेस में जा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मैंने जो मेरे पास रिमोट कोड एग्जीक्यूशन थी, मैंने वो एक्सेस की और मैंने उसके थ्रू ना EC2 के ऊपर की SSH की स्टील कर ली और मैं अब EC2 के ऊपर हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो है ना इसके पास परमिशन है कि RDS को एक्सेस कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं RDS को पहले तो मैं RDS को रीड करूँगा ना, सारी ढूंढूंगा, उसके बाद उसके URL के थ्रू मैं उसे एक्सेस करके मैं उसकी डेटाबेस रीड करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं रन करता हूँ MySQL अभी देखें मेरे पास उनकी डेटाबेस के एक्सेस आ गए।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रेडिट कार्ड इन्फो जो डेटाबेस है वो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वो डेटाबेस यूज़ करूँगा, उसके बाद इसके टेबल्स रिव्यू कर लूँगा। तो अब ये देखें, मैं अगर ये डमी डाटा है, लेकिन देखें इस तरह आपके पास उस कंपनी के जो भी प्राइवेट डाटा था उसके ऊपर एक्सेस आ गई। तो ये एक डेमो था कि किस तरह आप AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनिशियल एक्सेस ले सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू इल्यूमिनेशन कर सकते हैं, और या फिर आप अगर आप उस EC2 इंस्टेंस के ऊपर ही ढूंढें तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स मिल जाए किसी थर्ड पार्टी सर्विस के, ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ पॉइंट लैब्स हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा, जिन लोगों ने भी ये सेशन लिया है वो ये लैब्स एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू कर लें। अभी मैं किसी एक लैब का वॉक थ्रू थोड़ा सा दिखा देता हूँ और उसके बाद हम फाइनली मॉनिटरिंग पे जाके तो सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं। आई थिंक पहले हम मॉनिटरिंग टूल्स को देख लेते हैं एक दफ़ा AWS के ऊपर, ताकि हमें बाद में इशू ना हो। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी हब। अच्छा, ये AWS का सिक्योरिटी हब है और अभी फ़िलहाल इसके अच्छा, सिक्योरिटी हब क्या करता है कि AWS में जितने भी आपके, मैं ऐसा करता हूँ आपको दोबारा कॉन्फ़िगर करके ही दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी हब के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। ठीक है, आप कहीं गेट स्टार्टिंग में गए, उसके बाद आपने इसको यहाँ से इनेबल करना है और उसके बाद आपने जाना है ये सिक्योरिटी हब CSPM में। अब यहाँ पे ना ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा कि ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के, ये मैंने ना कुछ पहले से इनेबल कर लिए थे। अब लेट्स से आपकी कंपनियाँ वो फाइनेंशियल चीज़ों से डील कर रही होती है, तो वो क्या करेंगे, अब उन्हें रिक्वायर होगा कि वो PCI DSS के साथ कंप्लाइंट हो, तो वो इसको इनेबल कर देंगे। अब इसको इनेबल करने से क्या होगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाइंट नहीं है, जो कि मतलब काइंड ऑफ इनसिक्योर है, तो ये आपको उस सब की डिटेल दे देगा। जैसे अब इसने मुझे क्रिटिकल फाइंडिंग दी है और 14 लो फाइंडिंग्स दी हैं, तो मैं यहाँ से खोल के देख सकता हूँ, अच्छा इसने कहा है कि मेरे पास लॉग मैट्रिक फिल्टर नहीं लगा हुआ, या इस तरह मतलब काफ़ी सारे इसने मुझे इश्यूज निकाल के दिए हैं, तो फिर मैं यहाँ से वो देख के उन्हें पैच कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट सिक्योरिटी हब जो है ना वो आपके पूरे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक दफ़ा मॉनिटर करता है और देखता है कि उसके अंदर आपके रिक्वायर्ड जो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क्स हैं या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके हिसाब से उसमें कितने इश्यूज हैं, और वो उन सब को हाईलाइट कर देता है। जैसे अभी इसने बताया कि ये मुंबई वाले रीजन में एक क्रिटिकल फाइंडिंग है और 14 लो है। अब हम एक दफ़ा क्रिटिकल को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। शुड बी नोन एंड यूज्ड सर्विस कंट्रोल और रिसोर्सिंग रिकॉर्डिंग। अब अच्छा, अब इसकी मैं डिटेल में जाऊँगा तो ये एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने उसकी प्रॉपर डिटेल दी है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये क्या इशू है, और उसके बाद उसने बताया है कि कौन से कंप्लाइंट फ्रेमवर्क्स के हिसाब से फेल्ड मार्क हुआ है, और उसने ये बताया कि कौन से रिसोर्सेज के ऊपर है, और इन दी एंड उसने आपको रिमीडिएशन के लिए एक लिंक दे दिया कि आप इधर जाएं, यहाँ पे वो पूरा मेथड डॉक्यूमेंट हुआ है जिसके थ्रू हम इसे पैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्योरिटी हब। इसके बाद हम आते हैं मेसी के ऊपर। अच्छा, अब मेसी भी एक सिक्योरिटी सोल्यूशन है, ये मेनली आपकी S3 बकेट जो है ना उनकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहा था। तो अब मैंने इसका सेटअप पहले से कर लिया था, क्योंकि ना वो वरना ये स्टैट्स नहीं दिखाता, इन्हें कुछ टाइम लगता है ना स्कैन करने में। तो अभी फ़िलहाल इसके हम डिस्कवरी रिजल्ट्स देख लेते हैं, और इसने कोई भी फाइंडिंग नहीं दी। इसने कहा कि 0 सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक और 0 नॉन सेंसिटिव। अब यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्रेमवर्क्स जो हैं ये ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर 100% रिलायबल नहीं है। अब हो सकता है मेरी S3 बकेट के ऊपर कोई मेडिकल बिल पड़ा हो और मेसी को ये पता ना चले कि भाई उसके ऊपर वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वो उसे यही ज्यूम करे कि नॉर्मल फाइल है और वो उसे रिपोर्ट ना करे। ठीक है, तो खैर S3 बकेट्स की प्रोटेक्शन के लिए आप लोग मेसी यूज़ करते हैं। इसमें होता ही है कि आप मेसी में आके इसे इनेबल करेंगे, उसके बाद क्रिएट जॉब करेंगे, और यहाँ से आप अपनी S3 बकेट सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये आपको आपकी सारी कॉस्ट वगैरह का बता देगा,
उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे कि इसे फ्रीक्वेंटली रन करना है या मतलब वन टाइम ही रन करना है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसे जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपकी जॉब क्रिएट होगी। अब ये क्या करेगा, वो आपकी पूरी S3 बकेट को स्कैन करेगा कि उसके ऊपर कोई सेंसिटिव डाटा वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आपको उसके स्टैट्स दिखा देगा, ठीक है। यहाँ तक ये मॉनिटरिंग हो गई। अब इसके बाद हम आई थिंक पॉन्ड लैब्स के ऊपर चले जाते हैं। मैं जल्दी से एक लैब का आपको डेमो दिखा देता हूँ और फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। एंड पे क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेंगे और उसके बाद सेशन को कंक्लूड कर लेंगे। अब इसको मैं मैन्युअली नहीं करूँगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। अब हमें पता चला कि एक कंपनी थी और हमें उसकी S3 बकेट का नाम पता चल गया किसी तरह। अभी नाम कैसे पता चला? अक्सर कंपनी ने ना अपनी वेबसाइट्स के अंदर हार्ड कोड किया होता है, तो आप वहाँ से वो S3 बकेट्स का नाम उठा सकते हैं, वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने चेक किया कि S3 बकेट पे क्या पड़ा हुआ है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नो साइन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बगैर किसी ऑथेंटिकेशन टोकन के, बगैर किसी चीज़ के आपने सिंपल S3 बकेट के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करनी है एज एन एनोनिमस यूज़र, इसीलिए ये एंड पे नो साइन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रोफाइल वगैरह देनी होती तो हम आके प्रोफाइल लिख के प्रोफाइल का नाम दे देते हैं। खैर, उसने एज एनोनिमस यूज़र इस S3 बकेट की को चेक किया कि इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है। उसे पता चला कि इस S3 बकेट के ऊपर एक माइग्रेशन नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। और उसके बाद उसने देखा उस माइग्रेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर एक ये बैकअप की फ़ाइल पड़ी हुई है। उसने उसे डाउनलोड कर लिया, जैसे मैंने अपना रेज़्यूमे डाउनलोड करके दिखाया था आपको। उसके बाद उसने उस फ़ाइल को रिव्यू किया है, तो उससे उसके अंदर एक्सेस की मिल गई है और सीक्रेट एक्सेस की मिल गई है। अब आप देख रहे हैं पैटर्न्स के किस तरह उसने थोड़ी-सी न्यूमरेशन की है, और क्योंकि उस कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा हुआ, उनका प्राइवेट डाटा लीक हो रहा है। अब यहाँ पे उस मेरे पास एक वैलिड यूज़र की एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की आईडी है, और यहाँ पे सेशन नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबली ये लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स होंगे जो कि इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने उससे जो AWS कॉन्फ़िगर वाला कमांड था, उससे मैंने ऑथेंटिकेट किया और उसके बाद मैंने वेरीफाई कर लिया भाई कि मैं ऑथेंटिकेट हो रहा हूँ कि नहीं। और यहाँ से पता चल गया कि ठीक है, अब मैं एज अ माइग्रेशन टेस्ट यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका हूँ। उसके बाद उसने पाकू रन किया है। पाकू भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऑटोमेटेड टूल है। उसने क्या किया था कि उसके अंदर भी अपने क्रेडेंशियल सेट करने के बाद उसने ना एक स्कैन किया। अब ये जो IAM ब्रूट फोर्स स्कैन है ना, ये एग्जैक्टली वही है जिसके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले AWS इन्यूमरेटर के अंदर स्क्रीनशॉट दिखाया था कि जो AWS इन्यूमरेटर भी वही काम कर रहा है कि आपके पास किन चीज़ों पे एक्सेस है। सिमिलरली आपका जो पाको है वो भी उन्हीं उसी तरह रिसोर्सेज को फेच करके आपको बता रहा है कि आपके पास किन की परमिशन है। परमिशन से उसे पता चला कि उसके पास DynamoDB की सर्विस है, वो उसे मतलब रीड कर सकता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसने AWS इन्यूमरेटर भी रीड किया हुआ है, तो इसने भी DynamoDB का बताया और पाको ने भी DynamoDB का बताया था। तो मतलब ये टूल्स होते सेम पर्पस के लिए। अब हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है कि कुछ लोग AWS इन्यूमरेटर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग पाको के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मैं वैसे पर्सनली AWS इन्यूमरेटर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा DynamoDB के ऊपर मेरे पास ये प्रिविलेजेस हैं। अब उसने क्या किया कि अब ये AWS के कमांड्स हैं, ये आपको गूगल से मिल जाएंगे। उससे जब पता चला कि वो DynamoDB के ऊपर एक्सेस कर सकता है, तो उसने DynamoDB के ऊपर जितने भी टेबल्स हैं उन्हें पहले उनके नाम निकाले और उसके बाद उसने एक-एक करके उन टेबल्स को रीड करना शुरू कर दिया कि उन टेबल्स के अंदर क्या-क्या डाटा पड़ा हुआ है, उन पे क्या राइट्स हैं। अब ये सिर्फ स्कीमा है, अभी इसमें डाटा नहीं आया होगा। यहाँ पे उसने उसका सारा डाटा निकाला। अब जब उसने ये डाटा निकाला ना, तो उसे यहाँ पे नज़र आया कि यहाँ पे कुछ लोगों की वैलिड ईमेल्स हैं और पासवर्ड्स भी हैं। अब उसने यहाँ पे इस पासवर्ड को क्रैक किया हैशकैट से, सॉरी जॉन द रिपर से किया उसने। नीचे आ रहा होगा, हाँ, ये उसने जॉन द रिपर से उस पासवर्ड हैश को क्रैक कर लिया। अच्छा, अब ये DynamoDB के ऊपर ना मल्टीपल यूजर्स थे। ये स्क्रीनशॉट में उसने एक दिखाया था, वैसे यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स थे। तो उसने अब सारों के हैशेस को निकाल के एक फाइल में सेव किया और उसे जॉन द रिपर के थ्रू क्रैक करने की कोशिश किया। अब उसे पता चल गया कि अच्छा इन यूजर्स के ये क्रेडेंशियल्स हैं। अब वो क्या करेगा? अब
वो ये भी चेक कर सकता है कि हो सकता है इनमें से कोई क्रेडेंशियल AWS के पोर्टल पे लग जाए। मतलब अगर मेरे पास किसी का पासवर्ड आएगा तो मैं सबसे पहला काम तो यही करूँगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि उसके क्रेडेंशियल्स वहाँ लग जाएँ। तो मैं क्या करूँगा कि उसके बाद ये AWS कंसोल स्प्रे एक टूल है, ठीक है? इसके ऊपर मैं ये टूल रन कर दूँगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप AWS के ऊपर लॉगिन करते हैं तो आपके पास सिर्फ जब आप एक नॉर्मल IAM यूज़र के थ्रू लॉगिन कर रहे होते हैं तो आपके पास सिर्फ पासवर्ड और यूज़र नेम के अलावा एक AWS आईडी भी होनी चाहिए, राइट? अब हमारे पास AWS आईडी तो नहीं थी, लेकिन हमारे पास यूज़र्स और पासवर्ड थे, कुछ पोटेंशियल यूज़र्स और पासवर्ड्स थे, हमें एग्जैक्टली पता था। तो अभी ऊपर एक जगह पे ये आईडी लीक हो रही थी, अगर मैं उसे सर्च करूँ। अच्छा ये देखें, ये ऊपर इसने थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन करा था तो उसे ये आईडी यहाँ से मिली थी, तो वो उसके थ्रू उसने इसे यूज़ किया। खैर, हम वापस चलते हैं। यहाँ पे उसने AWS कंसोल स्प्रे के थ्रू पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग की है और वहाँ से हमें एक वैलिड यूज़र मिल गया कि आरस्टेड यूज़र नेम है और उसका पासवर्ड ये है। तो हमने जब कंसोल पे लॉगिन किया तो उसके थ्रू हमें इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सेस मिल गई। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बाकी उसको इनोमिनेट मज़ीद कर सकते हैं कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ रन हो रही हैं, किसके ऊपर क्या एक्सेस है और उसे किस तरह करना है। अब हमारे केस में DynamoDB के अंदर एक फ्लैग पड़ा हुआ था, हमने ये सबमिट करवाना था। तो ये एक ना सिनेरियो था जिसमें हमने बताया कि किस तरह एक कंपनी की छोटी-सी गलती से उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और एक हैकर को उनकी डेटाबेसेस पे एक्सेस मिल गई। अच्छा, अब क्लाउड सिक्योरिटी में एक चीज़ है कि चूँकि क्लाउड डिफरेंट सर्विसेज़ ही प्रोवाइड कर रहा होता है, तो अगर आपको डेटाबेसेस से इंटरैक्ट नहीं करना आता, आपको किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर SSH के थ्रू एक्सेस नहीं करना आता या आपको कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं है, तो आप एज़ अ हैकर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेट्स से अगर मुझे ना पता होता कि डायनामोडीबी को रीड किस तरह करते हैं या मैं कंसोल पे स्प्रे किस तरह कर सकता हूँ या मतलब इस तरह की कोई चीज़ ना मुझे पता होती या मुझे ये ना पता होता कि ये हैश होता है और इसे जॉन द रिपर के थ्रू मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो इस केस में मैं एज़ अ अटैकर मैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के कीज़ लेके भी कुछ नहीं कर सकता। तो हैकिंग का प्रिंसिपल ये है कि आपको बेसिक्स जो है आपके वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप मतलब किसी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था जिसमें मैंने एक पॉइंट लैब्स का सिनेरियो था, मैंने आपको उसका वॉक थ्रू करवाया। क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया तो मैंने इसे वाइंड अप करना था, तो थोड़ी सी स्पीड से चलूँगा इन पे मैं। तो आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस सेशन से और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ ले और उसके बाद फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। हेलो, चैट के अंदर हमने गूगल फॉर्म शेयर किया उसमें आपने अच्छा सबसे पहले किसी ने मेरा एजुकेशनल और टेक्निकल बैकग्राउंड पूछा है, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि AWS का जो ब्रेकडाउन हुआ था रिसेंटली, वो उससे कुछ ऐप्स ऑफलाइन थी। वो यही था ना कि उनका आई थिंक US ईस्ट 1 जो रीजन था उसका एक जोन डाउन हुआ था और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज थी वो उस रीजन को यूज़ कर रही थी तो उनकी सर्विसेज डाउन हो गई थी। और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये थी कि ज़ाहिर है अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जब मैं भी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बता रहा था अवेलेबिलिटी जोन का कि आप सिर्फ एक ही अपना नहीं रखते, आप उसका एक बैकअप भी रख रहे होते हो ताकि आपका अगर एक चीज़ डाउन हो गया आप दूसरी जगह से उसे एक्सेस कर सको। तो उन्होंने अपने बैकअप्स रखे हुए थे, लेकिन
कुछ इश्यूज ऐसे थे कि उनके वो बैकअप्स भी मतलब वो रन टाइम पे वो सारी चीज़ें डाउन हो गई थी और वो चल नहीं सकी थी। तो अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं अभी पढ़ी, लेकिन इन शॉर्ट ये था कि उनका डीएनएस का कोई इशू हुआ था, उसकी वजह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होने लग गया था। और फिर एडब्ल्यूएस ने उसे 2 ढाई घंटों में पैच कर दिया था, लेकिन चूंकि इतने टाइम में कुछ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और जॉब्स थी, और फिर वो डीएनएस कैशे का भी कुछ इशू था, आ गया, सब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी देर तक ये सर्विसेज डाउन हुई थी। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि एनी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जीसीपी एंड एडब्ल्यूएस। अच्छा, एडब्ल्यूएस मेरा ख्याल है ज़्यादा पहले आया था, और एडब्ल्यूएस की सर्विसेज जो है ना, जो मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि एडब्ल्यूएस की जो सर्विसेज है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी टू यूज़ है, और एडब्ल्यूएस की सर्विसेज ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिलायबल है हमारे डेवलपर्स के लिए। तो इसीलिए एडब्ल्यूएस को ना मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जीसीपी की अभी उतनी मतलब मार्केट में वैल्यू नहीं है, मतलब जीसीपी पे कम लोग काम करते हैं। मैंने रिसेंटली जीसीपी पे जीसीपी सिक्योरिटी पे भी मैं पढ़ रहा था, तो जीसीपी की भी कुछ सर्विसेज अच्छी हैं। जैसे जीसीपी की जो क्यूबरनेटिस की सर्विस है, वो मैंने सुना है कि बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है और काफ़ी रिलायबल है। तो कुछ लोग फिर जीसीपी की वो सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब सर्विसेज का इनका थोड़ा-सा जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक्सेस टोकन्स वगैरह थे, रोल्स थे, पॉलिसीज़ थी। जीसीपी में रोल्स और पॉलिसीज़ नहीं होती, उसमें सर्विस अकाउंट्स होते हैं और उनके पास रोल्स होते हैं या परमिशंस होती हैं। तो थोड़ा-सा आपका कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ डिफरेंट आ जाती है। कुछ उसमें ऑथेंटिकेशन के मेथड्स डिफरेंट होते हैं। कुछ उसमें कुछ सर्विसेज तो बिल्कुल ही सेम है, कुछ सर्विसेज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे EC2 इंस्टेंस है, वहाँ पे हमारे पास जीसीपी में कंप्यूट इंस्टेंस होता है। अब वो भी एक वर्चुअल मशीन ही होती है, उसे भी सेम तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन बस उसका नाम डिफरेंट है। तो कुछ सर्विसेज सेम होती हैं, कुछ सर्विसेज डिफरेंट होती हैं, या उनमें 19-20 का ही फ़र्क होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और फिर कुछ कंपनीज मल्टी क्लाउड भी यूज़ करती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एडब्ल्यूएस पे हो सकता है उसकी कुछ चीज़ें जीसीपी पे हों, कुछ चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे हों, कुछ चीज़ें आपकी एडब्ल्यूएस पे हों। तो वो हर कंपनी अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करती है और उसके बाद डिप्लॉय करती है। ठीक है, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा मुगीस भाई, मैंने माइक ऑन कर दिया है, तो अगर कोई माइक में भी क्वेश्चन अपना पूछना चाह रहा है तो ही इज वेलकम। माइक्स ऑन करके क्वेश्चन कर लें या चैट में भेज दें, और उसके बाद फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ओके भाई, सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। जी ठीक हो गया, वाइंड अप कर लेते हैं।